चलिए देखिए, पिछले दिन हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ चार्ज, और उसके आधार पर कितने प्रकार का लिगेंड हुआ था? 3 प्रकार का, न्यूट्रल, पॉजिटिव और निगेटिव। एक बार फिर से हम टाइप्स ऑफ लिगेंड ही हेडिंग डाले हैं, लेकिन इस बार बेस बदल गया है। इस बार बेस है ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। यहाँ पर डेंटिसिटी का मतलब पहले समझ लीजिए, फिर हम उसका टाइप देख लेंगे एक एक करके। डेंटिसिटी का यहाँ मतलब इस बात से है कि एक लिगेंड अकेला सेंट्रल एटम के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। क्योंकि एक लिगेंड कभी एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, एक ही लिगेंड अकेला कभी दो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है सेंट्रल एटम के साथ, कभी अकेला तीन तीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है। तो इस आधार हाँ, तो इस जगह पर हम ये नहीं देखेंगे कि उस पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। इस बार हम सिर्फ ये देखेंगे कि वो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना का फॉर्मेशन कर रहा है, किसके साथ? सेंट्रल एटम के साथ। या यूं कह लीजिए कि उसके लोन पेयर देने की क्षमता कितनी की है। जैसे आ जाइए, एक लोन पेयर यदि दिया तो मोनोडेंटेट, दो दिया तो बाईडेंटेट, तीन दिया तो ट्राइडेंटेट, इस तरह से इसका नाम होता है। अब जरा सोचिए कि कोई एक बनाएगा, कोई दो बनाएगा, कोई तीन बनाएगा। इस आधार पर एक बनाया तो मोनोडेंटेट, दो बनाया तो बाईडेंटेट, तीन बनाया तो ट्राइडेंटेट, चार बनाया तो टेट्राडेंटेट। ऐसे यदि हम क्लासिफाई करते रहे तो पता चलेगा बहुत सारा डेफिनेशन हमको लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली हम इसको 3 पार्ट में बांटते हैं। एक होता है मोनोडेंटेट, एक होता है बाईडेंटेट, और एक को हम रखते हैं पॉलीडेंटेट के अंतर्गत। एक बॉन्ड बनाएगा तो उसको मोनोडेंटेट कहेंगे, दो बनाएगा तो उसको बाईडेंटेट कहेंगे, और दो से अधिक बनाए, चाहे 3 4 5 6 कुछ भी, तो उसको किसके अंतर्गत रखा जाता है? पॉलीडेंटेट। लेकिन यदि प्रॉपरली आप उसको बोलें तो तीन बनाएगा तो ट्राइडेंटेट, चार बनाएगा तो टेट्राडेंटेट, पांच बनाएगा तो पेंटाडेंटेट, छह बनाएगा तो हेक्साडेंटेट एंड सो ऑन। ऐसे होता है। आई बात समझ में? तो आप हेडिंग ऑलरेडी लिखे हुए टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। लिखे तो पहला, साथ साथ लिखते चलिएगा, रुकिएगा नहीं। लिखेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड। चलिए इसको हम कह सकते हैं सच लिगेंड्स विच फॉर्म ओनली वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड मोनोडेंटेट। देखो तो, इसका एग्जांपल है NH3। CO। वैसे देखो, ये CO कैपिटल C कैपिटल O है। कंपाउंड के रूप में हम लोग इसको कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, लेकिन जब ये एज ए लिगेंड काम करता है तो इसको कार्बोनिल बोला जाता है। ये सब बात आपको आगे लिखाया जाएगा। NH3CO, S3 माइनस, H2O, NH2 NH3 प्लस। आप एक चीज ध्यान दो इधर, इस एग्जाम्पल में न्यूट्रल वाला भी है, निगेटिव चार्ज लिगेंड भी है, और पॉजिटिव चार्ज लिगेंड भी है। रह भी सकता है, रहेगा क्यों नहीं, क्योंकि चार्ज के बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन है नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी है ये हमेशा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, इस लोन पेयर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, इस ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है तो इस ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। और पॉजिटिव आयन में इस धर से तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा नहीं,
कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस नाइट्रोजन के लोन पेयर से बनता है। आज के क्लास में वैसे कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है समझने में जो ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं जानते हैं। कार्बन नाइट्रोजन इन सब चीज़ों के बॉन्डिंग का कोई कंसेप्ट आपके पास नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं परेशानी होगा। और ये परेशानी दूर तब होगा जब आप ऑर्गेनिक का बेसिक बढ़ेंगे, ऐसे दूर भी नहीं होगा। बाकी आप देख लीजिए। ये जो रेड कलर से हम एरो बनाए हैं ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इंडिकेट कर रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि कहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा सेंट्रल एटम के साथ। क्योंकि आप पिछले क्लास में पढ़े हैं कि सेंट्रल एटम के साथ लिगेंड का काम ही है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करना। यहाँ से एक बात और स्पष्ट रूप से आपको पता चलेगा कि एक ही लिगेंड सेंट्रल एटम के साथ एक बॉन्ड भी बना सकता है, एक ही लिगेंड दो भी बना सकता है, तीन भी बना सकता है, चार भी बना सकता है। ये जरूरी नहीं है कि लिगेंड अकेला है तो केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। वो उसके नेचर पर डिपेंड करता है, उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि वो कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, जिसको हम समझ रहे हैं। दूसरा हेडिंग डालेंगे बाइडेंटेड लिगेंड। चेंज करूँगी सर? बाइडेंटेड लिगेंड। देखेंगे such ligands which form two coordinate bond, two coordinate bond with central metal atom called bidentate ligand। आज के क्लास से थोड़ा हम ये भी चेक करेंगे कि आप 11th में जो पढ़े हैं, चाहे आप यहाँ पढ़े हो या कहीं और, कितना जान रहे हैं। क्या है कि ये जानना बहुत जरूरी है। उसी लेवल पर फिर हम आपको 11th का बेसिक देंगे। यदि एकदम नहीं जान रहे होंगे तो थोड़ा ज़्यादा देंगे, यदि थोड़ा बहुत जान रहे होंगे तो काम आसान हो जाएगा। आपको पढ़ाने के लिए हमको बहुत समझना पड़ता है, आपको उसके हिसाब से ही चलना होता है, अदरवाइज परेशानी हो जाती है। ठीक है, तो इधर इसमें जो सबसे पहला एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल का हम पूरा नाम लिख के, उसका सिंबल लिख के, पूरा स्ट्रक्चर बना के फिर आपको समझाते हैं। ये नाम है इथिलीन डायमीन। इथिलीन डायमीन को ही शॉर्टकट में हम लोग क्या लिखते हैं? ई एन। ई एन का चर्चा कल आया था कहीं, आप याद कीजिए। कल जब आप न्यूट्रल लिगेंड पढ़ रहे थे तो देखो, तो उसके एग्जाम्पल में आप लिखे हैं ई एन। ठीक है, देखिए तो एक्चुअल में ई एन एक बड़ा मॉलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूल को हमको बार बार बनाना, थोड़ा वो टाइम टेकिंग होगा वो उसके लिए। तो हम लोग इसको शॉर्टली किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं? ई एन से। नाम पूरा का पूरा क्या है? इथिलीन डायमीन। ई एन जब भी कहें तो यही है। ये न्यूट्रल लिगेंड है और बाइडेंटेट लिगेंड है। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो समझिए इसका स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है CH2 CH2 NH2 NH2। चलिए पहले आप ये बताइए कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एमाइन फंक्शनल ग्रुप। NH2 को ही तो हम लोग एमाइन बोलते हैं। आप यह भी याद कीजिए कि एमाइन फंक्शनल ग्रुप तीन टाइप का होता है: प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन और टर्शियरी एमाइन। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री से इंडिकेट करते हैं। जरा बताइए तो ये किस डिग्री का एमाइन है? बोलिए। प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है? ये प्राइमरी एमीन है। चलिए, नहीं जानते हैं तो परेशान मत होइए, सब हम आगे ऑर्गेनिक जब स्टार्ट होगा तो बता देंगे। खैर, नाइट्रोजन जहां भी न्यूट्रल रहेगा वहां हर हाल में एक लोन पेयर होगा। अब बताइए कि ये पूरा का पूरा अकेला मॉलिक्यूल है जो थोड़ा लंबा चौड़ा है,
एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से बनेगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से बनेगा। तो बताइए ये अकेला कितने बॉन्ड को बना सकता है? ये अकेला जहां भी रहेगा सेंट्रल एटम के साथ दो बॉन्ड बनाएगा, दोनों नाइट्रोजन से। तो बताइए ये किसके एग्जाम्पल के अंतर्गत आएगा? बाइडेंटेट, क्योंकि ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। करेंगे इसको। अच्छा एक एक और चीज सुनिए, इधर देखिए तो। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं पीटी, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ लिखते हैं पीटी और इधर लिखते हैं EN का होल टू Cl2 2+। मान लो ऐसा हम लिखे, हमको यदि अब EN, जैसे EN हम लिख दिए तो ये समझ में आया कि EN का कितना मॉलिक्यूल है? दो, यानी दो लिगेंड EN आया है। तो एक EN दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो दो EN से कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? चार। और दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बनाएगा? एक Cl, एक, तो दो Cl दो। तो बताइए यहाँ पर प्लेटिनम के साथ टोटल कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन संभव है? चार, सॉरी छः। चार इथिलीन डायमीन से और दो क्लोरीन से। आई बात समझ में? अब बताइए कि इसी मॉलिक्यूल को यदि हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखते या पूरा का पूरा फॉर्मूला को थोड़ा डिटेल में लिखना चाहते, तो यहाँ पर EN के बदले हमको ये पूरा का पूरा लिखना पड़ता, और ये पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा, तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेगा। स्ट्रक्चर भी अष्टावक्र जैसा दिखेगा। मतलब फॉर्मूला फॉर्मूला जो लगेगा ना वो लगेगा स्ट्रक्चर के जैसा है। इसीलिए इसको छोटा में लिखा जाता है EN के रूप में, और काफ़ी पॉपुलर है, आपको बार बार आएगा ये। हम इसीलिए इस पर इतना बोल भी रहे हैं। खत्म कीजिए इसको। आप जो है ना लोन पेयर जहां से वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा उस साइन को जैसे हम यहाँ बनाए हैं आप भी बना दीजिए, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। क्या है कि आप जब बॉन्डिंग इन कम्प्लेक्स पढ़ेंगे तो वहाँ इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। क्या चेंज करें इसको? अगला एग्जाम्पल है बाइपिरिडीन। ठीक है, साथ साथ देख देख के लिखते जाइए तो। बाइपिरिडीन को शॉर्टली हम लोग इंडिकेट करते हैं BIPY से। यहाँ पर BIPY लिखा हुआ रहे, आप बाइपिरिडीन समझेंगे इसको। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, आप याद कीजिए, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पढ़े थे। आपको याद होगा ये कॉर्नर कार्बन को इंडिकेट करता है, सिंगल लाइन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को डबल लाइन, डबल कोवैलेंट को ट्रिपल लाइन, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड को इंडिकेट करता है। ध्यान दीजिए इधर, ये जो स्ट्रक्चर अभी आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं पिरिडीन, और यह एक मोनोडेंटेड लिगेंड है। मैं यदि पिरिडीन की बात करूं तो अभी जो स्ट्रक्चर है ये है पिरिडीन, और यह एक मोनोडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड है, क्योंकि इसमें केवल एक नाइट्रोजन है और इसके पास केवल एक लोन पेयर है। जब इसी के जैसा एक और पिरिडीन इसके साथ जुड़ जाता है तब वो हो जाता है बाइपिरिडीन, और ये कुछ ऐसे जुड़ता है। तब आप ऐसे कीजिए, एक और पिरिडीन बिल्कुल इसी के जैसा बना लीजिए और इस दोनों को आपस में जोड़ दीजिए इस तरह से। यहाँ भी लोन पेयर है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से भी बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से भी बनेगा। बताइए बाइडेंटेट हो जाएगा ये? अकेला ये भी दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण करेगा। उतारिए। अब देखो इसमें पागलपन क्या होता है ये बताते हैं, पिछले बैच में हुआ है और आगे में हुआ है, इसीलिए ये थोड़ा डिस्कस करना भी जरूरी है। अब जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ज़्यादा पता नहीं है वो सच पूछो तो ये सब स्ट्रक्चर उतार भी नहीं पाता है सही ढंग से। एक लड़की क्या की आगे में बैठ के, लड़की का नाम लिए तो आप चचिया का है रहे हैं, तो जो रियल फिगर है वही हम बता रहे हैं। इधर सुनिए, एक लड़की क्या की, जब इसको जोड़ने के लिए बोला गया, बोली क्या कि सो जोड़ना ही है तो मतलब अपने मन में सोची होगे हम यहाँ से जोड़ेंगे, यहाँ से जोड़ी है, ऐसे जोड़ी है जैसे जोड़ा हुआ है। तो बताइए तो क्या इसमें गलती है? आप जैसे ही पॉइंट को टच किए वहां वो कार्बन का पॉइंट बन गया, का मतलब है कि यहाँ कार्बन है। आप कैसे इस तरह से जोड़ सकते हैं? ये सब पागलपन आपको नहीं करना है।
ये जितना कॉर्नर है ये सारा का सारा कॉर्नर कार्बन है। ये सब आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में समझे हुए हैं। आप याद कीजिए यूपीएससी नोमेनक्लेचर जब आप पढ़ रहे थे तो वहां पर आप एक असाइनमेंट को भी सॉल्व किए थे, पूरा का पूरा लिखे हैं बनाए हैं उसको। यदि वो सब काम आप किए होंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, अन्यथा दिक्कत होगी। तो टेंशन नहीं लीजिए, ऑर्गेनिक शुरू होगा, हम उसको क्लियर क्लास में कर देंगे, 5-7 दिन हमको लगेगा, सबको हम बता देंगे। जो पढ़े हैं उनको रिवाइज हो जाएगा, जो नहीं पढ़े हैं वो पढ़ लेंगे। है कि उन चीज़ों के बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसका अगला एग्जाम्पल है ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट को इंडिकेट किया जाता है किस चीज से? ओ एक्स से। इसी का फॉर्मूला होता है C2O4 2-। इसी को ऑक्जेलेट बोलते हैं। हम यदि इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ये होता है इसका स्ट्रक्चर, यही ऑक्जेलेट आयन है। बताइए तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहां से बनाएगा? ये निगेटिव चार्ज से बनाएगा। एक यहां से और एक, ओ एक्स आपको कहीं भी दिखे तो वो ऑक्जेलेट को इंडिकेट करेगा। पढ़े आगे। अब इसका तीसरा टाइप हेडिंग डालेंगे पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट लिगेंड लिखेंगे। लिगेंड which form two or more than two coordinate bond with central metal atom is called polydentate ligand। का जो सबसे पहला एग्जाम्पल है। अब एक चीज देखिए, आप यहां पर लिखे लिगेंड विच फॉर्म टू और मोर देन टू। सच पूछिए तो लिगेंड को दो ही भागों में बांटा गया इस आधार पर, एक मोनोडेंटेट, दूसरा पॉलीडेंटेट। बाइडेंटेट भी किसके अंतर्गत आता है? पॉलीडेंटेट। दो बनाए तो बाइडेंटेट, तीन बनाए तो ट्राइडेंटेट, चार बनाए तो टेट्राडेंटेट, सबको ओवरऑल एक ही वर्ड में जोड़ दीजिए, किसमें? पॉलीडेंटेट। जो गिनती है उसके हिसाब से उसका नाम दे दीजिए। का पहला एग्जाम्पल है डाइथिलिन ट्राइमीन। डाइथिलिन ट्राई का स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट स्लाइड में बनाते हैं, थोड़ा बड़ा है, आ नहीं पाए। हो गया? चेंज करें इसको। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, NH2 H2CH2 NH CH2CH2। इधर देखिए, इधर देखो,
CH2CH2 एक यूनिट, CH2CH2 दूसरा यूनिट, एक इथिलीन यूनिट यहाँ है, एक इथिलीन यूनिट यहाँ है, इसीलिए इसको डाइथिलीन कहा गया। एक इमीन फंक्शनल ग्रुप यहाँ, दूसरा इमीन फंक्शनल ग्रुप यहाँ, और तीसरा वहाँ। 3 बार एमाइन फंक्शनल ग्रुप आया है तो ट्राइमीन नाम हो गया डाई इथिलीन ट्राइमीन। बताइए तो ये किस डिग्री का एमाइन है? ये 2 डिग्री का एमाइन है। याद कीजिए तो एमाइन का क्लासिफिकेशन हम किस आधार पर करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ total number of carbon chain linked with nitrogen atom. If only one chain of carbon linked with nitrogen atom, then that amine functional group is called 1 degree amine. 2 चेन रहेगा तो 2 डिग्री, एंड 3 चेन रहेगा तो 3 डिग्री। आप देखिए ध्यान से, ये 1 डिग्री एमाइन है, ये 2 डिग्री एमाइन है, और ये 1 डिग्री एमाइन है, क्योंकि इस नाइट्रोजन से केवल एक कार्बन का चेन चला है, इस कार्बन से केवल एक कार्बन का, इस नाइट्रोजन से केवल एक कार्बन का चेन चला है, जबकि इस नाइट्रोजन से इधर भी कार्बन का चेन चला है, इधर भी चला है, तो 2 डिग्री। यदि ये हाइड्रोजन हट जाता और एक और कार्बन का चेन आ जाता तो ये किस में बदल जाता? 3 डिग्री में। तो ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और डिटेल में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक लोन पेयर होगा, एक लोन पेयर यहाँ होगा, और एक लोन पेयर यहाँ होगा। तो बताइए ये ट्राइडेंटेट लिगेंड कहलाएगा क्या? पॉलीडेंटेट के अंतर्गत आने वाला यह एक ट्राइडेंटेट लिगेंड। तो इसका नाम पीछे लिखा हुआ है, पढ़िए। पढ़े, अगला लिखिए तो, ट्राइथिलीन टेट्राएमीन। अगला एग्जांपल, ट्राइथिलीन टेट्राएमीन। अभी जितना कंपाउंड हम लिख रहे हैं ना एग्जांपल में, सब का सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसीलिए जो लोग नहीं पढ़े होंगे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनको हो सकता है कि ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल में थोड़ा परेशानी हो। NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH, 1 2 3 यूनिट बनाना है। CH2 CH2 CH2, देखिए तो, एक इथिलीन यूनिट, दूसरा इथिलीन यूनिट, तीसरा इथिलीन यूनिट, क्या हो गया ये? ट्राइथिलीन। एक एमाइन फंक्शनल ग्रुप, दूसरा एमाइन फंक्शनल ग्रुप, तीसरा एमाइन फंक्शनल ग्रुप, चौथा एमाइन फंक्शनल ग्रुप, टेट्राएमीन। नाम हो गया ट्राइथिलीन टेट्राएमीन। बताइए ये टेट्राडेंटेट कहलाएगा क्या? एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, ये कुल मिलाकर 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो हम इसको बोलेंगे टेट्राडेंटेट। तो 2 क्लास थोड़ा बहुत बारिश से बाधित रहा है, जिनका भी क्लास छूटा हुआ है, क्लास करके जो छूटा हुआ है तब इसको कीजिए, तब समझ पाइएगा, नहीं तो दिक्कत होगा समझ। दिक्कत क्या होगा, समझ में ही नहीं आएगा। और समझ में यदि आ जाता है तो समझिए आप बहुत तेज माइंड के आदमी। हालांकि इतना भी ज़्यादा तेज नहीं है, आगे कहीं भी परेशानी आपको हो सकती है। पढ़ाएं, बढ़ें आगे।
अगला है एग्जाम्पल इसका EDTA। EDTA ये सब आपको आएगा पढ़ने। इसका पूरा नाम है इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। ई टी ई। ऐसे पहले कभी ये सब नाम आया? बायोलॉजी में तो आता है ये सब सुनने के लिए। इसका पूरा नाम है इथिलीन डायमीन। वैसे हम बायोलॉजी पढ़े नहीं है कभी। कोई कोई पूछ देता है कि सर बायोलॉजी वाले सर बोले हैं पूछने के लिए, इसीलिए हम आपसे पूछ। इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। पहले आप इस नाम के शॉर्ट फॉर्म को समझिए, ये आया कहाँ से। इथिलीन का ई, डायमीन का डी, टेट्रा का टी और एसीटेट का ए, यही इसको बनाता है EDTA। मॉलिक्यूल भी छोटा नहीं है, स्ट्रक्चर भी मिला जुला के है। अभी इसके स्ट्रक्चर को आप बनाएंगे नहीं, आप सिर्फ देखेंगे, क्योंकि आप गड़बड़ाइएगा बाद में। टाइम देंगे आपको बाद में उतारने के लिए। H2CH2N H2C डबल बॉन्ड O माइनस, H2C डबल बॉन्ड O माइनस, H2C डबल बॉन्ड O माइनस, H2C डबल बॉन्ड O। यही है कौन चीज? EDTA। थोड़ा इसको समझिए आप। देखने में लंबा चौड़ा लगता होगा, आपको लगता होगा कि इतना बड़ा बड़ा चीज हम याद कैसे रखेंगे। सच पूछिए तो याद रखना ही नहीं है। याद नहीं रखना है, समझना है। समझ के रखिए तो याद ऐसे हो जाएगा। हम ऐसा थोड़े है कि ऊपर से डायरेक्ट टपक गए हैं यहाँ। हम भी आदमी ही हैं आप ही की तरह। हमको जब याद हो सकता है तो आपको क्यों नहीं। हम चीजों को समझे हुए हैं, आप भी समझिए। इधर देखिए, भी मत लिखिए, काहे धड़फड़ा रहे हैं। इस यूनिट को क्या बोलेंगे? इथिलीन है ना जी, इथिलीन। ये यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के साथ नाइट्रोजन लगा हुआ हो और उस नाइट्रोजन के साथ या तो कार्बन या हाइड्रोजन हो, तो वो वही ना एमाइन फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। ये भी एमाइन फंक्शनल ग्रुप है, ये भी एमाइन फंक्शनल ग्रुप है। बताइए किस डिग्री का? ये 3 डिग्री का है। अब देखो नाइट्रोजन के साथ इधर भी कार्बन का चेन, इधर भी कार्बन का चेन, इधर भी कार्बन का चेन। ऐसी स्थिति में नहीं, ये 3 डिग्री होता है। यार डिग्री कोई भी हो, एक लोन पेयर इस नाइट्रोजन पर भी होगा और एक लोन पेयर इस नाइट्रोजन पर भी होगा। यहां से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से बनेगा। क्या कोई परेशानी है? तो दो एमीन है इसीलिए कहा गया डायमीन। पहले बोला गया इथिलीन, दो एमाइन है तो डायमीन। आगे सुनिए। बताइए तो इस कंपाउंड का नाम क्या है? एसिटिक एसिड, या इसी को ना आप इथेनोइक एसिड कहते हैं। आप यहां से जब H+ को हटा देते हैं तो यहाँ पर O पर माइनस बचता है और इसको हम लोग बोलते हैं एसीटेट आयन। क्या बोला जाता है इसको? एसीटेट आयन। यानी ये पूरा का पूरा ग्रुप एसीटेट ग्रुप कहलाता है। और यदि हम इससे इस पॉइंट से यदि इसको कहीं जोड़ना चाहें तो हर हाल में एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तब ना कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा रहेगा। नहीं तो पता चलेगा कार्बन 5 बॉन्ड बना लिया है। 3 तो बनाए हुए हैं इधर, एक इधर एक इधर, तो 5 ना हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप जैसे ही इसको CH2 कहेंगे तो आप ध्यान से देखिए कि CH2C डबल बॉन्ड O माइनस, 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 CH2C डबल बॉन्ड O माइनस। बताइए 4 यूनिट एसीटेट आयन का लगा हुआ है, इसीलिए 4 के लिए आ गया कौन चीज? 4 के लिए आया टेट्रा। और कौन सा आयन है ये? एसीटेट। तो इसका पूरा नाम हो गया इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। इस तरह से आप इसको तोड़ तोड़ के कंसेप्चुअली याद रख सकते हैं। डायरेक्ट याद रखिएगा तो कभी हाइड्रोजन छूटेगा, कभी नाइट्रोजन छूटेगा, कभी आप छूट जाइएगा, केमिस्ट्री भी छूट जाएगा। चलो इधर देखो, पूरा बात खत्म नहीं हुआ, इधर देखिए। इसका 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है नाइट्रोजन के लोन पेयर से, दो दो लोन पेयर से। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा इस निगेटिव चार्ज से, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब बताइए 2 यहां से 4 वहां से, कोऑर्डिनेशन नंबर ये कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया? 6। 4 + 2 हेक्साडेटेड हो जाएगा ये।
तो ये बताओ, कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि साइंस लेके तुम गलती कर दिए? अरे, नहीं लगता है? लगता तो जरूर होगा। अब लाज से क्या बोलोगे सबके सामने में? सुना में बोलेगा हाँ लगता तो है सर, गलती हो। तो गलती साइंस लेके नहीं हुआ है, गलती ये हुआ है कि साइंस लेके तुम पढ़ते नहीं हो। पढ़ता तो गलती कौन चीज है, ये सब कुछ नहीं है। हालांकि अब आपको हम समझाएंगे नहीं कि आपको पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, काहे कि अब तो हम पतित हो चुके हैं। और हमको लगता है कि सुनते सुनते आप भी, अब आपको आप पर ये सब चीज, इन बातों का असर नहीं होता है कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं। और हमको लगता है कि अब एक आध महीना के बाद ना अब आपको अपने असर दिखने लगेगा। अब धीरे धीरे हमारा प्रेशर डाउन होगा और तुम्हारा प्रेशर हाई होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे हम सिलेबस की ओर भाग रहे हैं, मतलब खत्म करने की ओर। आपका जैसे जैसे कॉपी भर रहा है, आप शुरू में आए थे पढ़ने के लिए, उस समय कॉपी खाली था तो लगता था चलो ऐसे ही जीवन कटता रहेगा। अब हो सकता है गुदू को कॉपी भर गया हो, और ऑर्गेनिक में और तेजी में कॉपी भरता है क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत बनाना पड़ता है। अब आपका प्रेशर इसलिए हाई हो गया होगा कि इस 5-6 कॉपी को मेंटेन कौन करेगा। है कि साल भर तो आप मजाक किए, अभी भी सुधर जाइए। पतित होने के बाद फिर से एक बार बोल रहे हैं। लिख लीजिए इसको। अब बताओ, अकेला ईडीटी है जहां चला जाएगा 6 कोऑर्डिनेट बोर्ड बना देगा। वैसे हमको लगता है कि तुम लोग पढ़ना चाहते हो लेकिन पढ़ नहीं पाते हो। अरे चट्टा है तुम, पढ़ना चाहते हैं। हाँ में हाँ कितना बढ़िया मिलाता है। पढ़ना चाहते हैं, लाइब्रेरी में बैठ के वीडियो देखते रहता है, सिनेमा देखेगा डाउनलोड करके, वहाँ फ्री में वाईफाई मिलता है, एसी लगा हुआ है। एक दो चार गो लड़का है हम लोग के साथ क्रिकेट खेलता है, वो बोला सर जानते हैं लाइब्रेरी खुला है बहुत बढ़िया है। बोले कन्ने रे, बताया। तो बोले क्या फायदा है? बोला कि सर एसी बहुत एकदम बहुत बढ़िया कुल किए हुए रहता है माहौल को। और वहां पर सर बैठ के कुर्सी भी बड़ा आरामदायक है, वहां बैठ के सिनेमा देखते रहते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है, एकदम आराम से घर से निकल के बोलते नहीं तब तो बढ़िया तुमको लगेगा ही। अब होता क्या है कि ये आजकल लाइब्रेरी का प्रचलन इतना क्यों चल गया है, घर में तुम मोबाइल देखोगे लैपटॉप देखोगे तो घर में तुमको गार्जियन बोलेंगे कि भाई क्या भर दिन मोबाइल ही देखता रहता है। तो लाइब्रेरी के नाम पर जाता है, वहां पर लाइब्रेरी में जाके घंटा 2 घंटा पढ़ाई किया, बाद बाकी पूरा का पूरा नींद काट लेता है। अच्छा कुछ लोग तो लाइब्रेरी के नाम पर घूमते भी हैं, वो भी ठीक है, वो भी सही है। आपकी अपनी आपका अपना जीवन है, आप जितना मन चाहे आप इसको बर्बाद कर सकते हैं। एक स्थिति ऐसा आएगा जब आपको कहीं का ये छोड़ेगा नहीं, फिर आबाद हो जाएगा। हाँ, आबाद हो जाएगा। अभी 3-4 घंटा मेहनत नहीं करते हो, कल के डेट में 12-13 घंटा मेहनत करने के लिए तैयार रहो, शरीर को मजबूत बना लो। हो गया। तो ये टाइप्स ऑफ लिगेंड समाप्त हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए स्टार लगाइए, है नहीं डालिए तो चेंज करूँ इसे। सुबह में मात्र 5 घंटा हम पढ़ाते हैं, 6 बजे से लेके 11 बजे तक, उसके बाद मेरा कोई बैच नहीं रहता है। और इस 5 घंटा पढ़ाने के लिए खुद हमको खुद भी प्रिपेयर होना पड़ता है, आपके लिए काम करना पड़ता है। वो किस तरह का काम होता है वो आपको दिखेगा नहीं, वो बाद में एग्जाम तक में दिखेगा। लेकिन इसके बाद हम कंप्लीटली फ्री रहते हैं, फिर हम अपना जीवन जीते हैं, चाहे हम क्रिकेट खेलें, अपना हमारा लाइफ है, सोएं, मोबाइल देखें, मस्ती करें, कुछ भी करें। तो हमको लगता है कि ये 5 घंटा हम चूंकि पढ़ाई लिखाई ढंग से किए हैं, इसीलिए हम हमारा 5 घंटा में काम चल जाता है। बहुत सारे टीचर भी ऐसे हैं कि 10-10 घंटा काम करते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, 5 गो 7 गो आया बैठा के शुरू हो गए। हमसे ये कभी संभव नहीं है। जिस दिन ऐसा स्थिति आएगा उस दिन हम बेगूसराय छोड़ देंगे, चले जाएंगे यहाँ से। ये हम सोचे हुए हैं, हमको 1 मिनट नहीं लगेगा इसको छोड़ने में। और ये भी कोई रिस्क नहीं है कि इतना कोचिंग चला हुआ है फिर जाने की बात क्यों सोचते हैं।
हम जाने के बाद इसलिए सोचते हैं कि जैसे ही मतलब देखेंगे कि इसका स्टार्ट हो गया मतलब नीचे आना, तुरंत निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी वाले लोगों की ज़रूरत सच में नहीं है। गाय भैंस बकरी वाला स्थिति है। तुमको हम नहीं कह रहे हैं वो, तुमको थोड़ी कर सकते, तुम तो आदमी हो यार। अब बहुत कहेंगे तो आदमी के रूप में गधा हो, आदमी के रूप वाला गधा हो, गधा हो नहीं। ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप याद कीजिए, इससे पहले भी आप कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़े हैं। कहाँ पढ़े हैं? सॉलिड स्टेट में क्या होता था कोऑर्डिनेशन नंबर? टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर्स अबाउट एन एटम और अबाउट ए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यहाँ पर अलग चीज है ये। हम आपको वहां सतर्क भी किए थे कि कोऑर्डिनेशन नंबर आपके सिलेबस में दो टॉपिक है, और बताइए सेम नाम है, एग्जैक्ट सेम नाम है, सेम सिंबल। सॉलिड स्टेट का कोऑर्डिनेशन नंबर अलग है, कोऑर्डिनेशन नंबर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अलग है। इसको डिफाइन कीजिए तो। हाँ तो फिर आप समझेंगे कैसे, यदि आपको क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया है तो कैसे समझेंगे कि किसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा? एक बात सुन लो, एग्जाम में कभी भी सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर तुमसे नहीं पूछा जाएगा। कहीं कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा तो कंफ्यूजन होगा कि आप सॉलिड स्टेट वाला लिखोगे या कोऑर्डिनेशन वाला। तो वहां पर आपको चर्चा कर देगा किसी ना किसी लेटिस का, एससी बीसीसी या एफसीसी, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये किसके रिगार्डिंग है, सॉलिड स्टेट के। और यहाँ पर आपको किसी ना किसी कम्प्लेक्स कंपाउंड का चर्चा कर देगा, तो समझ लेंगे कि ये कम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन है। डिफाइन कीजिए तो इसको। टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed between central metal atom and ligands is called coordination number. It is denoted by LC dot N dot. किसी भी कम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम के साथ जितना भी लिगेंड है वो सब मिला के कुल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, उसी को क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। एग्जाम्पल लिखिए। चेंज करें बोर्ड, साथ साथ लिखो तो। AgNH3 का होल टू, यहाँ पर आप विशेष ध्यान रखिएगा लिगेंड का, लिगेंड के टाइप का, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, मोनोडेंटेड बाइडेंटेड ट्राइडेंटेड, इस आधार पर ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो गलती आप कर बैठेंगे। चलो भाई बताओ तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो कैसे? यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है? सिल्वर। यहाँ पर सेंट्रल एटम सिल्वर है। अब बताइए कि NH3, एक NH3 एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना बनाता है, तो दो NH3 दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा 2, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हो जाएगा? 2। अगला एग्जांपल, क्या भारी लग गया क्या ये? K4Fe इनका होल 6, CN एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, एक CN एक बॉन्ड बनाएगा तो 6 CN एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। अगला एग्जांपल, K3Fe इनका होल 3 Cl3, बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 3+3। कैसे? सेंट्रल एटम एक, लिगेंड 6, तीन तीन अलग अलग टाइप का, 3 बनेगा CN माइनस से, 3 बनेगा Cl माइनस से, तो कितना हो गया? 6। COF6
3 माइनस, बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। एक एफ माइनस एक बॉन्ड बनाता है तो 6 F-, 6 बॉन्ड बनाएगा। अरे एक फ्लोरीन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो 6 बनाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। लिखते जाइए फटाफट, एग्जाम्पल भी खत्म नहीं हुआ है। अगला एग्जाम्पल लिखेंगे। PT EN का होल टू L2। 2+। बताइए तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4 या 6? 6 होगा। 4 कैसे होगा जी? अभी तुरंत ने बताए थे कि ये जो EN है यह बाइडेंटेट लिगेंड है। अकेला EN 2 बॉन्ड बनाएगा तो 2 EN 4 बनाएगा, तो EN से बनेगा 4, एक Cl से एक तो 2 Cl से 2, यानी ये होगा 4+ का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा? FeCdTA। 2-। बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। आप याद करो, अभी तुरंत बताया कि थे हेक्साडेंटेड लिगेंड है EDT, अकेला बना देता है 6 बॉन्ड। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। FeCO का होल 5। बताओ इसका कितना होगा? NiCO का होल 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 5 और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। CO कार्बोनिल एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, एक CO एक बॉन्ड बनाता है तो 5 CO 5 बॉन्ड बनाएगा, 4 CO 5 4 बॉन्ड बनाएगा। इस तरह से इस चैप्टर का सच पूछिए तो इंट्रोडक्शन समाप्त हुआ है नॉर्मली नेमिंग टर्म्स में। अब हम लोग पढ़ेंगे इस कंपाउंड का IUPAC नाम लिखना। नाम लिखना भी इसका कतई आसान नहीं होता, इसके लिए आपको बहुत सारे रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारा चीज याद करना पड़ता है। तो आगे हेडिंग डाल के छोड़ेंगे। IUPAC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। IUPAC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इन्हीं को कुछ दिक्कत भी है?